हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड लेक्चर के बारे में। बिजनेस स्टडी का दूसरा चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है और आज खत्म हो जाएगा। पहले लेक्चर में हमने बताया था हेनरी फ्यूल सर की थ्योरी और सेकंड लेक्चर में आज बताऊंगा एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी। जहां हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, कि हेनरी फ्यूल सर बताते थे 14 रूल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट करने के। वहीं एफडब्ल्यू टेलर सर कहते हैं ठीक है, साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। साइंटिफिक तरीका का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए जो मैनेजर होता है उसको ऐसे तरीके से वर्क करना चाहिए ताकि जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, वर्कर्स में काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी हो जाए और क्वालिटी हो जाए वर्क के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर, और साथ ही साथ कंपनी का जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि कंपनी को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना चाहिए। 14 रूल 20 रूल पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो इनके हिसाब से आज हम पढ़ेंगे इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था। इनकी थ्योरी का नाम इसीलिए क्यों पड़ा कि ये साइंटिफिक कहलाया। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग टेलर सर के बारे में जान लेते हैं, फिर टेलर सर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करें। ठीक है, टेलर सर की थ्योरी को हम पढ़ते हैं। मैंने कहा टेलर सर ने बताया कि प्रिंसिपल साइंटिफिक तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो पहले टेलर सर के बारे में पढ़ लो, जो आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर में आता है। कह रहा है कि टेलर के सर के बारे में, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ये बेटा 1856 में पैदा होते हैं और 1915 में दुनिया से चले जाते हैं। काफी लंबा टाइम, अच्छा टाइम बिताया। फिर कह रहा है नहीं यार, कम समय के लिए थे। ठीक है, अब कह रहा है कि नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कह रहा है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो थे ये 1856 से 1915 तक रहते हैं पृथ्वी पर, और इन्हीं को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। वॉज एन अमेरिकन, कौन थे? वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु पायनियर्ड द स्टडी ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट साइंटिफिकली, जिन्होंने ये स्टडी किया कि काम को किस तरीके से साइंटिफिकली मैनेज किया जाए। तो एक प्रकार से बेटा ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने ये स्टडी किया कि वर्क को साइंटिफिक तरीके से कैसे मैनेज करना चाहिए। फिर हिज अप्रोच रिप्लेस ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब। इन्होंने जो है, इनकी जो थ्योरी है, उन्होंने ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मतलब पुरानी जो थ्योरीज होती थी रूल ऑफ थंब को हटा दिया। व्हाट इज द रूल ऑफ थंब? मतलब किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट को, जो मैनेजर एक्सपीरियंस से और गेस वर्क करता था, तुक्का मार के काम करता था, इन्होंने इस चीज को हटा दिया कि वर्क को साइंटिफिक तरीके से करो। साइंटिफिक तरीके से करने में ही कंपनी का जो है एफिशिएंसी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर इनकी थ्योरी को देखते हैं, एमिंग टू इंक्रीज। इनकी थ्योरी का जो एम है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाना, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते हैं उनके आपस के बेनिफिट को बढ़ाना। अगर नटशल में कंक्लूड करें तो इनकी थ्योरी का एक ही मतलब है कि कंपनी के अंदर रूल ऑफ थंब को हटा करके, मतलब कोई भी मैनेजर गेस वर्क, तुक्का से या अंदाजे से काम ना करे, एक्सपीरियंस से काम ना करे, बल्कि वो साइंटिफिक तरीके से काम करे ताकि कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा हो, वर्कर्स के काम करने की क्षमता अच्छी हो जाए और कंपनी में एक स्टैंडर्ड बना रहे। इसीलिए इनकी थ्योरी को साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम दिया गया। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अब इनकी थ्योरी के इंपॉर्टेंस क्या है। इनकी थ्योरी के इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया जाए। ठीक है, इनकी थ्योरी का जो इंपॉर्टेंस है, पहला पॉइंट कह रहा है इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये कहते हैं कि भाई इनकी थ्योरी अगर यूज करेगा कोई मैनेजमेंट तो उसके अंदर वर्कर्स के काम करने की क्षमता तो बढ़ेगी और कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मटेरियल्स। अगर साइंटिफिक वे में काम होगा, सिस्टमैटिक वे में काम होगा, तो कंपनी में जो रॉ मटेरियल है, जो पैसे हैं, वो बर्बाद होने से बचेंगे, समय बचेगा और लोग अच्छी तरीके से एफर्ट लगा के अपना काम करेंगे। फिर ये कह रहे हैं तीसरी बात, प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। साइंटिफिक तरीके से काम करने से क्या होगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, तालमेल होगा। ऐसे समझो, अगर मान लो वर्कर्स अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस दे देना चाहिए ताकि दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन बना रहे। फिर आ रहा है इनकी थ्योरी का चौथा इंपॉर्टेंस, इंकरेजेस स्पेशलाइजेशन एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग। अगर साइंटिफिक तरीके से कंपनी को मैनेज किया जाएगा
तो वर्कर्स जो है प्रॉपर ट्रेंड हो जाएंगे और वो मशीन वगैरह चलाने में सक्षम हो जाएंगे और वो अपने वर्क को एक विशेष तरीके से, विशिष्टीकरण तरीके से, स्पेशलाइज वे में कर पाएंगे। फिर आता है स्टैंडर्डाइज टूल, मशीन एंड वर्क मेथड। ये मानते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो किया जाएगा तो सबसे बड़ी बात है कंपनी के अंदर जो टूल्स हैं, मशीन है और काम करने का तरीका, इनका एक मानक होना चाहिए। मानक होगा तभी काम अच्छे से हो पाएगा, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब इसको इस तरीके से समझो, मान लो कोई मोबाइल कंपनी है, वो मोबाइल का डिस्प्ले बनाती है, चार्जर बनाती है, उसके स्क्रू हैं, कुछ भी है, वो इस तरीके से बनाया जाए ताकि कंपनी को जो है रिपेयर वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बार बार कंपनी अपने डिस्प्ले चेंज कर दे रही है, डिजाइन चेंज कर दे रही है, स्क्रू चेंज कर दे रही है, इससे कंपनी को नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए टूल्स लाने पड़ेंगे। तो इनका मानना था कंपनी एक ही प्रमाप पे काम करे, एक ही स्टैंडर्ड पे काम करे ताकि वर्क जो है बहुत अच्छे से हो और मशीन और टूल्स का अच्छा इस्तेमाल हो। अगला आता है इंप्रूव डिसिप्लिन, मोरल एंड वर्किंग कंडीशन। ये कहते हैं कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट से वर्कर्स में अनुशासन बनता है, उनके मोटिवेशंस बढ़ते हैं और उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलता है। जहां वो काम करते हैं पानी की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था, सब कुछ मिल जाती है। अगला रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। याद रखिएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट करने से कंपनी में कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। फिर कहते हैं इंश्योर्स बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल हार्मोनी। ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट करने से जो कंपनी के रिसोर्स हैं, लाइक वाटर है, लाइक रॉ मटेरियल है, लेबर है, फाइनेंस है, कुछ भी है, इनका बढ़िया यूज होगा और कंपनी में हार्मोनी बना रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है वर्क को साइंटिफिक वे में करना ताकि कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा हो, टाइम कम लगे, कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो और वर्कर्स के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाए। ये इसका मतलब है और इनकी थ्योरी इसीलिए साइंटिफिक कहलाई। वहीं हेनरी फ्योल सर की थ्योरी को एडमिनिस्ट्रेटिव कहा गया और उन्होंने अपनी थ्योरी में कोई बात नहीं बताई थी। चलिए देखते हैं अब इनकी थ्योरी में आगे। अब जैसे हेनरी फ्योल सर की आपने थ्योरी में 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, वैसे इनकी थ्योरी में 4 से 5 प्रिंसिपल आपको पढ़ने। वैसे बेटा 4 हैं बट तोड़ के 5 कर दिया गया है तो बेसिक 4 ही प्रिंसिपल्स। ठीक है, इनकी थ्योरी में हम पढ़ते प्रिंसिपल्स क्या है। हेनरी फ्योल सर का तो 14 था, अब इनका देख लेते हैं इनके 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो कि एक मैनेजमेंट में मैनेजर को फॉलो करना चाहिए ताकि कंपनी का जो है अच्छा ग्रोथ हो। देखता हूं और समझा देता हूं, खत्म करता हूं बेटा। सुनिए बच्चों, क्या है ना, इनकी थ्योरी में कह रहा है पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी का जो मैनेजर है उसको साइंस वे में मैनेजमेंट करना चाहिए। रूल ऑफ थंब मतलब गेस वर्क से काम नहीं करना चाहिए, अंदाजे से काम नहीं करना चाहिए, तुक्के से काम नहीं करना चाहिए। अब सर ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का एग्जांपल, मैं एग्जांपल भी बता के आपको समझाता हूं। देखो होता क्या है, मान लेता हूं कोई एक कंपनी है बच्चों, कंपनी कपड़े का है, कंपनी टेक्सटाइल का है। कंपनी जो है, कंपनी किसका काम करती है, टेक्सटाइल का काम करती है। अब सुनते जाओ, मैं इस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। कोई कंपनी है, कपड़े का काम करती है, उसके यहां मान लेते हैं 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 100 वर्कर्स। अब 100 वर्कर अपने हिसाब से कपड़े को नापते हैं और काट देते हैं, कपड़े को काटते हैं, कटाई करते हैं और अपने हिसाब से नापते हैं। तो किसी वर्कर का साइज छोटा हो जाता है, किसी वर्कर के कपड़े की साइज बड़ी हो जाती है, जिससे कंपनी में कपड़े बर्बाद हो जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। जिसमें आप समझ रहे ना कि वर्कर्स अपने एक्सपीरियंस और अंदाजे से कपड़े को काट रहे हैं नाप के, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या किया, एक मशीन ला दी प्रॉपर जो कि कपड़े के लेंथ को ऑटोमेटिक सेट करके काट दे रही है। तो यही कह रहे हैं कि कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो तो तुक्के से, अनुभव से कर रहे हैं, जिससे कंपनी में मटेरियल वेस्ट हो जा रहा है। बट कंपनी अगर साइंटिफिक वे में काम कर रही है, मशीन वगैरह ला के काम करा दे रही है, तो इससे क्या हो रहा है, कपड़ा सिस्टम से कट रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा और सब कपड़ों की एक ही साइज है। तो इसीलिए कह रहे हैं कंपनी में रूल ऑफ थंब ना फॉलो करो। रूल ऑफ थंब मतलब कोई भी तुक्के से काम ना करना, कोई अंदाजे से काम ना करना, गेस वर्क ना करना, कंपनी को साइंटिफिक वे में मैनेज करना। हार्मोनी नॉट डिस्टॉर्ड, इनका मतलब यह कि कंपनी में मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में किसी प्रकार का विवाद ना हो, प्रेम बना रहे, सहयोग बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। और ऐसा कब होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी क्या करेगी, अपने लोगों को उसमें से बोनस वगैरह देगी, तो कंपनी के वर्कर्स भी हैप्पी होंगे, मैनेजमेंट भी खुश रहेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इनका दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है कंपनी में हार्मोनी होना चाहिए, किसी प्रकार का विवाद या डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
फिर आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इनकी थ्योरी कहती है तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसी थ्योरी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। इनका मतलब यह है कि कंपनी में सब मिलकर काम करें, ऐसा ना हो कि लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं करना, सबके लिए काम करना। मान लीजिए मैं कंपनी में काम करता हूं सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक। अब मैंने 8 से 7 काम किया और मैं निकल गया, इधर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई और फिर लोगों ने कहा यार रुक जाओ। मैंने कहा मुझसे क्या मतलब है, मैं तो भाई अपना टाइम दे रहा हूं। नहीं बेटा, मुझको पूरा टाइम देना चाहिए, कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब मैं जाऊं। तो किसी भी कंपनी में वर्कर्स और एम्प्लॉयर को मिल करके मैनेजमेंट को काम करना चाहिए। ये ना हो कि वर्कर अपने लिए काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपने लिए कर रहा है, चलो यार ठीक है मेरा तो काम हो गया। नहीं, मैं नहीं होना चाहिए, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, आई की भावना नहीं होनी चाहिए, हम की भावना, वी की बात होनी चाहिए, WE मतलब हमारा काम है। ये नहीं है कि सिर्फ हमारा काम है, हमारा काम हम तो कर चुके हैं, हम क्यों करें उनका काम, ऐसा नहीं है। कंपनी में इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। अगला आता है, अब देखिए यहां बगल में क्लास चले तो इसकी आवाज भी थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड होगी, आप अवॉइड कर दीजिएगा। अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। कंपनी में यह कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉय जो है ट्रेंड होकर के अच्छे से काम करें और कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो पहला हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब काम को अंदाजे से नहीं करना, गेस वर्क नहीं करना, साइंटिफिक तरीके से करना। दूसरा आता हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कंपनी में जो है मैनेजमेंट और वर्कर्स में एक अच्छा रिलेशन बने, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, मतलब बोनस वगैरह सही से बढ़ जाएगा तो वर्कर भी हैप्पी होंगे, उनकी भी मोटिवेशंस बढ़ेंगे और वो मैनेजमेंट का पूरा साथ देंगे। तीसरा आता है कि कंपनी में कोऑपरेशन करके काम हो, इंडिविजुअलिज्म ना हो, मतलब कोई वर्कर ये ना सोचे कि हम अपना काम तो कर चुके हैं उनका क्यों करें, नहीं, सबका काम है, कंपनी सबकी है तो सब सहयोग से काम करें। और चौथा आता है क्या काम, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग मिले, हर व्यक्ति को सिखाया जाए काम कैसे करना, कोई नई मशीन आ गई तो कैसे चलाना, ताकि वर्कर्स जो है अच्छे से काम करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। फिर आता है मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। कंपनी में कोशिश ये करनी चाहिए मैनेजमेंट को कि वर्कर्स को इतना मोटिवेट किया जाए, इतना अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करे, रिस्ट्रिक्टेड नहीं। वो ये ना सोचे अरे आज तो उतना बन गया जितना हम बनाए थे, नहीं, उससे ज्यादा बनाने की कोशिश करें। तो कंपनी में साइंटिफिक मैनेजमेंट तभी होगा जब एक लिमिट से ऊपर प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाएगी। तो बच्चों ये था इनका प्रिंसिपल। आगे देखता हूं, बच्चों बताओ कोई डाउट। उम्मीद है कि आज आपको क्लास समझ में आई, काफी दिन बाद डिजिटल बोर्ड सही हुआ, डिजिटल बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। चलिए बताइए समझ में आ रहा है बच्चे, बहुत अच्छे बच्चों, इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा, प्रिंसिपल्स पढ़ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन और एग्जांपल भी कर दिया है। अब आता टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये समझ लेते हैं, इसी के बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। टेक्निक में 10 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में कैसे करना चाहिए इन्होंने टेक्निक बताया। ऊपर तो प्रिंसिपल था कि भाई कंपनी में ये चीज फॉलो करो, बट टेक्निक को भी देख लिया जाना चाहिए। अब सुनिए, टेलर सर मानते हैं कि एक आदमी सारे काम में या सारे वर्क में एक्सपर्ट नहीं होता है, हर एक आदमी सारे काम को नहीं कर सकता है, इसीलिए कंपनी का जो सुपरविजन होता है उसको 2 पार्ट में बांट देना चाहिए। इसीलिए कंपनी का जो सुपरविजन होता है उसको 2 पार्ट में बांट देना चाहिए, 2 पार्ट में बांट देना चाहिए, और दोनों पार्ट के अंदर 4 क्लर्क रख देने चाहिए। इससे क्या होगा, ये चारों क्लर्क नियम बनाएंगे, ये चारों क्लर्क नियम बनाएंगे और ये इधर के 4 लोग नियम बनाएंगे, रूल बनाएंगे, और ये सारा का सारा वर्कर फॉलो करेंगे। मैंने क्या कहा, टेलर सर मानते हैं कि कंपनी में एक एम्प्लॉय या एक आदमी जो है सारे काम नहीं कर सकता, तो सुपरविजन को कंपनी के 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एक पार्ट में 4 क्लर्क रखे जाए, दूसरे पार्ट में 4 क्लर्क रखे जाए, मतलब 8 क्लर्क, 8 क्लर्क अपने अपने रूल फॉलो करें जिससे वर्कर्स अच्छे से काम कर सकें और वर्क अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा और कंपनी का भी जो है मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो आइए जरा देखें इनकी थ्योरी में क्या बात बताई गई है। तो इन्होंने कई प्रकार की टेक्निक बताई है, चलिए शुरू करें। सबसे पहला इन्होंने बनाया फंक्शनल फोरमैनशिप। इन्होंने बताया कि भाई कंपनी में मैनेजमेंट को साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के बहुत टेक्निक है। पहला आता फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब कंपनी में एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है, इसलिए सुपरविजन को 2 पार्ट में बांट दो और एक के अंदर 4 बना दो, एक के अंदर 4 क्लर्क रख दो और 8 के जो रूल है वर्कर फॉलो करें। तो आइए पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से।
कह रहा है कि टेलर डिवाइडेड द फोरमैनशिप इनटू टू डिपार्टमेंट। टेलर ने फोरमैनशिप को दो पार्ट में बांटा, दो भागों में बांटा, दो विभागों में बांटा। प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, किसमें किसमें, एक का नाम प्लानिंग पड़ा और दूसरे का नाम प्रोडक्शन पड़ा। ईच विद 4 फोरमैन, और प्लानिंग में भी 4 फोरमैन हो और प्रोडक्शन में भी 4 फोरमैन होने चाहिए। दिस स्पेशलाइजेशन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड सुपरविजन क्वालिटी। उन्होंने बताया ऐसा अगर करते हैं तो कंपनी में एफिशिएंसी बढ़ेगी और सुपरविजन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ये बात कौन कह रहा है? टेलर सर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप के अंडर बताया एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए सुपरविजन को दो पार्ट में बांट दो, दो डिपार्टमेंट में कर दो, एक प्रोडक्शन दूसरा प्लानिंग। प्लानिंग में भी 4 फोरमैन रख दो और प्रोडक्शन में भी 4 फोरमैन रख दो। इससे क्या होगा? वर्क स्टैंडर्ड वे में होगा, स्पेशलाइज वे में होगा, कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा होगा। आइए देखता हूं इन्होंने क्या बातें आगे बताई। इन्होंने बताया प्लानिंग डिपार्टमेंट को प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 फोरमैन कर दो, 1 2 3 4, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दो 1 2 3 4। सबके अपने काम होंगे और सबके जो रूल है इसको कौन फॉलो करेगा? वर्कर्स फॉलो करेंगे। इससे वर्क ज्यादा अच्छा होगा। इन्होंने बताया प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहला जो होगा रूट क्लर्क होगा। रूट क्लर्क का काम होगा, ये बताएगा वर्क को किस तरीके से किस मेथड में करना है। दूसरा था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डिटेल में हर लेबर को बताएगा कि वर्क को जो है कैसे करना है, साथ ही साथ वर्क कब करना है, मशीन कैसे चलानी है, ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन ये देगा। समझ में आई बात? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसका काम क्या होगा? ये टाइम सेट करेगा कि वर्कर कितने टाइम के अंदर और कितने कॉस्ट में, कितने कम कॉस्ट में काम को ज्यादा ज्यादा कर देंगे। इसका काम है डिसिप्लिनेरियन। इसका काम है कंपनी में रूल वगैरह, डिसिप्लिन वगैरह वर्कर्स के बीच में सेट करे ताकि वर्कर्स में कोऑपरेशन बना रहे। फिर आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का देखते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 क्लर्क होंगे। ये चार मिला के 8 हो गए, और 8 का जो लोड है, 8 की बात किसको माननी पड़ेगी? वर्कर्स को माननी पड़ेगी। चलिए वर्कर्स को माननी पड़ेगी। देखता हूं, ये कहते हैं कि प्लानिंग के 4 क्लर्क हो गए, ये चारों के अपने रूल होंगे जिनको वर्कर फॉलो करेंगे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 हो गए, चारों के अपने रूल होंगे जो वर्कर फॉलो करेंगे। अब प्रोडक्शन का मतलब हो गया पहला गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम है, वर्कर जब प्रोडक्शन करते हैं तो उनको मशीन की जरूरत पड़ती है, तो गैंग बॉस का काम है कि मशीन वगैरह, मटेरियल वगैरह रेडी रखे ताकि वर्कर आते ही काम चालू कर दें। दूसरा आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम है कि वो जो है ये तय करे, ये इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि वर्क जो है उसी स्पीड में हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसा कि काम होना चाहिए। तीसरा रिपेयर बॉस, इसका काम है मशीन वगैरह बिगड़े तो तुरंत जो है अपने इक्विपमेंट, अपने टूल्स वगैरह लेकर के मशीन रिपेयर करे। और चौथा इंस्पेक्टर, ये वर्क को की क्वालिटी चेक करे, आउटपुट की क्वालिटी चेक करे, वर्क में स्टैंडर्ड देखे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो इन 8 का जो रूल है ये वर्कर्स फॉलो करेंगे, तो इसीलिए फंक्शनल फोरमैनशिप कहा गया। मतलब एक फंक्शन में 4 और एक फंक्शन में 4। तो अब देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 लोग आए, प्लानिंग में 4 और प्रोडक्शन में 4, और ये 8 का जो लोड है वर्कर्स के ऊपर ज्यादा है और वर्कर्स इसके रूल फॉलो कर रहे हैं और वर्क में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ये बात इन्होंने बताई। किसने बताई? टेलर ने बताई। क्यों? इनका मानना था कि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए वर्क को बहुत ज्यादा डिटेल में बांट दो ताकि अच्छे से और इजी तरीके से वर्क हो सके और इफेक्टिव तरीके से हो सके। चलिए बच्चों आगे देखता हूं इसमें क्या पढ़ाना है। हमने टेक्निक का पहला पॉइंट पढ़ लिया, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसको देख लेते हैं, फिर वर्क स्टडी आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। दूसरा पॉइंट आता, पहला फंक्शनल फोरमैनशिप था, इनका मानना था सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल, टूल एंड प्रोसेस व्हाइल रिड्यूसिंग अननेसेसरी वेरिएशंस। इन्होंने माना कि भाई कंपनी में जो मशीन है, जो टूल्स हैं, इनको एक स्टैंडर्ड पे रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज दूसरी मशीन टूल्स आ गई, कल दूसरा टूल्स आ गया, जिससे वर्कर काम करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे, वर्क करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो एक ही स्टैंडर्ड में हमेशा काम होना चाहिए और वर्क को इतना आसान तरीके से कराना चाहिए ताकि वर्कर्स के ऊपर वर्कलोड ना पड़े। तो इन्होंने कहा वर्क में स्टैंडर्ड हो, कंपनी में एक ही स्टैंडर्ड में काम हो और सिंपल तरीके से काम हो ताकि वर्क को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। अगला आता है वर्क स्टडी। इन्होंने बताया एक और टेक्निक होती है, तीसरी आती है वर्क स्टडी। इनका मानना था
किसी भी काम को करने के पहले जो कंपनी का मैनेजर है वो ये देखे कि किस तरीके से वर्क करने से, स्टडी वर्क का कर लो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वर्क स्टडी हमें बताती है कि काम को करने के पहले, वर्क को स्टार्ट करने के पहले आप स्टडी कर लो कि वर्क को किस तरीके से भविष्य में परफॉर्म किया जाए, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा, किससे ज्यादा प्रोडक्शन होने की संभावना कंपनी में दिख रही है। तो वर्क स्टडी करना जरूरी। वर्क स्टडी में 3-4 बातें आती हैं। वर्क स्टडी में 3-4 चीजों को स्टडी करना जरूरी होता है। वर्क स्टडी में पहला पॉइंट आता मेथड स्टडी। सबसे पहले आता है कि वर्क स्टडी में ये देखो कि किस मेथड से काम करना ज्यादा अच्छा होगा कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, कम टाइम ले ले। मोशन स्टडी, वर्क स्टडी में ये भी देखना है, वर्क स्टडी में मोशन स्टडी भी देखना है कि कम से कम मूवमेंट हो, मतलब अननेसेसरी मूवमेंट ना हो कि वर्कर्स यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, फालतू में घूम रहे हैं, नहीं। मोशन स्टडी, किस गति में, किस स्पीड में काम हो, अननेसेसरी मूवमेंट हट जाए ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। अगला आता है टाइम स्टडी। वर्क स्टडी में समय का भी ध्यान दिया जाए, कितने टाइम के अंदर ऑपरेशन करना बिजनेस का, कितनी जल्दी प्रोडक्शन करना, कितने कम समय में। फटीग स्टडी, वर्क स्टडी में हमें फटीग स्टडी, हमें यह भी देखना है कि भाई वर्कर काम करते करते थक जाते हैं, उनको कितने देर बाद इंटरवल मिले ताकि वो फिर से रिफ्रेश होकर काम को जल्दी करने लगे। तो वर्क स्टडी हमें बताता है कि वर्क को करने के पहले हमें स्टडी कर लेना चाहिए कि किस मेथड से काम करना, कितने टाइम में करना, वर्कर्स को कितना इंटरवल देना है, साथ ही साथ हमें कितनी स्पीड में काम करना है। समझ में आई बात। फिर आता है अगला पॉइंट, 3 हो गए, चौथे पे आ जाते हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। टेलर सर का मानना था कि भाई किसी भी कंपनी में वर्कर्स का जो सिलेक्शन होगा, वर्कर्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो साइंटिफिक तरीके से हो। ऐसे ना हो कि किसी भी को भी आपने हायर कर लिया। अगर कंप्यूटर चलाने के लिए एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की जरूरत है, उसी क्वालिफिकेशन का आदमी सेलेक्ट किया जाए और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए। तो अननेसेसरी पर्सन को ना लाया जाए, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो उस वर्क के लिए फिट हो। तो इनका मानना था कि साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग लो। साइंटिफिक सिलेक्शन मतलब प्रॉपर इंटरव्यू लो, टेस्ट लो, क्या उस वर्क के लिए वो आदमी तैयार है या कर पाएगा जिसके लिए हमने उसे लाया, तब जाके साइंटिफिक सिलेक्शन होगा। और प्रॉपर ट्रेनिंग कराओ उसकी और फिर उसको काम दो। तो 4 हमने पढ़ लिए। फिर 5वां आता डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इनका मानना था कि कंपनी में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम? ये मानते थे कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है पैसा बढ़ाओ। जो लेबर, जो प्रोडक्शन, जो वर्कर्स भाई ज्यादा पीस बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी मजदूरी ज्यादा करो, उनका वेजेज ज्यादा करो। और जो लेबर हल्का सा कम कर रहे हैं उनका कम करो। मतलब जो 100 यूनिट डेली बना दे रहे हैं या उससे ज्यादा, उनका 10 रुपया पर यूनिट कर दो, एक एग्जांपल है। और जो 100 यूनिट से कम है उनका 8 यूनिट पर मतलब 8 रुपया पर यूनिट कर दो। इससे क्या होगा, जो ज्यादा बना रहे हैं उनको और मोटिवेशन मिलेगा, और ज्यादा बनाएंगे। जो कम बना रहे हैं वो दूसरे को देख के कि अरे ये तो ज्यादा पा रहा है, वो और ज्यादा काम करेंगे। तो इन्होंने कहा हर पीस का अलग अलग रेट तय कर दो। पीस डिसाइड कर दो कि अगर आप इतना पीस बनाएंगे तो हम आपको इतनी मजदूरी देंगे, ज्यादा वालों को ज्यादा, कम जो बनाएगा कम देंगे। तो ये होता है अपने मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से करने की टेक्निक। बहुत इजी टॉपिक था और ये इसी के साथ होता है खत्म। तो बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। हमने पढ़ाया पहले टेलर सर के बारे में, फिर टेलर सर की थ्योरी का इंपॉर्टेंस बताया मैनेजमेंट के लिए, फिर बताया कि टेलर सर की थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, और फिर हमने बताया कि टेक्निक क्या है टेलर सर की थ्योरी का, फंक्शनल फोरमैनशिप, प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद हमने बताया इसमें 2 होते हैं, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, फिर वर्क की स्टडी, वर्क में 4 होते हैं, और फिर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इतना आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा तो 3rd चैप्टर आपको बिजनेस स्टडी का पढ़ाऊंगा, जो कि 2 से 3 पार्ट में बनेगा। थैंक यू बच्चों, क्लास यहीं पर खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।